ये बताइए किताबें कौन-कौन देख रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? सर आप थोड़ा-थोड़ा लोगों को मुतालिया हो रहा सेल्फ लर्निंग मटेरियल सर। मिला है? सेल्फ लर्निंग मटेरियल मिला है क्या? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है सर। अच्छा, तो किताबों का मुतालिया चल रहा है? जी, नहीं के साथ नहीं चल रहा है? बहुत पढ़ना ना डिस्टेंस में देखो सच आप कहूँ तो नहीं। लोग। हाँ, नहीं आप लोग टीचर्स हैं, पढ़ लिख के नहीं आएँगे तो काउंसलिंग का मतलब क्या है? आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो उसको क्लियर करना होता है ना? जी सर, जी यूनिट का नाम तो सर। बताइए क्या है? सेकंड यूनिट 1 को कल हमने डिस्कस किया है, आज सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। क्या है नाम? साइंस का इर्तिका। जी? साइंस का इर्तिका। साइंस का इर्तिका। क्योंकि मैंने वो डाला है इसलिए आप उसको साइंस का इर्तिका बना रहे हैं। ठीक है। नहीं सर। साइंस का इर्तिका डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है? साइंस में तबैयाती साइंस का इर्तिका है। देखिए तबैयाती साइंस एकाएक जो आज आप मज़मून पढ़ रहे हैं, वो एकाएक नमूदार नहीं हुआ है। ठीक है? वक़्त के गुज़रते-गुज़रते ये मज़मून आ चुका है। ठीक है? इसके लिए आपको जानना ज़रूरी होता है कि साइंस क्या है सबसे पहले। चंद मैं संग-मील बता रहा हूँ आपको। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइंस क्या है? बताइए, आप लोग जो जानते हैं साइंस के बारे में? जी बताएँ। सर साइंस एक रिसर्च है। रिसर्च है। गुड, खोज गुड। खोज बोलेंगे हम जिसे। जी। जिसे हम कहेंगे कि भई तहकीक करना, उसको तज्ज़िया करना, जाँच करना उसकी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तहकीक, तज्ज़िया, जाँच। किस चीज़ की तहकीक, तज्ज़िया या जाँच करना? सर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए कारआमद है, मुफ़ीद है या इंसान सोचता है कि भई इसके अंदर और डेवलपमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। देश ऐसी के कई अंदर सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं? गुड। और क्या सहूलियात कौन-कौन सी चीज़ें आप देखते हैं जिन पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जिस पर जी सर, तहकीक की पहले जा मोबाइल जो था हाँ। जी, पहले जो था टेलीफ़ोन आया सर, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन, उसके जी, बाद में जी। अब मोबाइल की इजाद हुई और उसमें फिर स्मार्टफ़ोन आ गया। अब तो एंड्रॉइड फ़ोन है सर। तो ऐसा हाँ, ये तो तहकीक करने ये के बाद ही ये सब ये सही है, होगा सर। ये टेक्नोलॉजी के हिस्से हैं। टेक्नोलॉजी से हटकर भी कोई चीज़ है जिसको साइंस स्टडी करती है? है ना सर, बहुत सारे है। जी। सर, साइंस ज़िंदगी के हर शोबे में, हर पहलू में एक इंसान को साइंस के ज़रिए ही मालूमात हासिल होगी कि है बिल्कुल। क्या, चल क्या रहा है और आने वाले वक़्त में होना क्या चाहिए। तो जब लामहदूद वक़्त से जो है ये सिलसिला चला आ रहा है, हमारे अतराफ-ओ-अपनार या हमारी कायनात या हमारा निज़ाम शमसी या जो भी सूरज का निकलना, सूरज का गुरूब होना, ये मज़ाहिर हैं। मुख्तलिफ़ फ़िनोमिनन हैं जो ऑकर होते हैं, उन तमाम का मुशाहिदा करके, रिकॉर्ड करके, उनकी तस्दीक करना, ये एक अपने हाइपोथेसिस कायम करना, फिर एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है साइंस का हिस्सा हैं। साइंस अगर मैं आपसे कहूँ तो बतौर मज़मून साइंस नहीं पढ़ाया जाता था। आप पत्थर के ज़माने से लें, साइंस में तब्दीली लगातार देखने में मिली है। पत्थर पे से चट्टानों पर खुदाई करना, फिर जो है छाल बनाना, छाल बना के कपड़े बनाकर पहनना, औज़ार बनाना, जानवरों को मारना, मतलब ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो पुराने ज़माने में हुए हैं।
लेकिन एज सच साइंस के तौर पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। साइंस जो पढ़ाया जाने लगा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है आपके एसएलएम से लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें ज़िक्र है कि 19th सेंचुरी से जो है साइंस की तदरीस स्कूल्स के अंदर शुरू हुई। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1899, ठीक है, 1800 से 1899 तक साइंस की तदरीस शुरू हुई 19th सेंचुरी में विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन। दस्तकारी की एसोसिएशन जब फॉर्म हुई तब से साइंस शुरू हुआ। उसको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के तौर पर पेश करने वाले पहले शख्स थे जॉन एंडरसन। जॉन एंडरसन ने पेश किया। ग्लासगो मैकेनिक इंस्टीट्यूशन कायम हुई 1823 सन ईस्वी में, जो आगे जाकर आर्ट्स कॉलेज बनी 1866 सन ईस्वी में। फिर इसके बाद बहुत सारे फिलोसफिकल इंस्टीट्यूशंस आए। साइंस का टर्म उस वक्त अभी कॉइन नहीं हुआ था। फिलोसफिकल इंस्टीट्यूशंस आए। फिर 19th सेंचुरी में आगे चलकर चंद स्कूल्स कायम हुए जो साइंस पढ़ाना शुरू किए। देखिए, साइंस पढ़ाना हजारों साल पुराना नहीं है, पिछली या उसके पिछली सदी में ही शुरू हुआ है। 1837 ईस्वी में अर्नोल्ड ने फिजिक्स नाम का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। थॉमस हॉल ने 1847 में साइंस पे काम किया। रॉयल कमीशन रिपोर्ट कहती है कि साइंस इज नॉट टॉट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। उन्होंने पता किया रॉयल कमीशन ने कि साइंस जो है कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये सारी 19वीं सदी के चीजें हैं जिनका जिक्र कर रहा हूं मैं। आज आप स्कूल में प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो या सेकेंडरी लेवल हो, हर जगह आप साइंस पढ़ाया जा रहा है, उसको देख रहे हैं। लेकिन जो है उस जमाने में नहीं पढ़ाया जाता था, तो इसलिए उस जमाने में वो नई चीज है। वैसे हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है, लेकिन साइंस की तदरीस की हिस्ट्री एज साइंस के मौलिम आपको जानना जरूरी है। फिर आगे पहुंचते पहुंचते 1859 सन ईस्वी में वहां तक पहुंच के बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह की तदरीस का नज्म स्कूल्स के अंदर हुआ और सबसे पहली लैब उस वक्त कायम हुई। इसी हिस्ट्री को मजीद आगे जारी रखते हुए 19वीं सदी की तब्दीलियां मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर कोई चीज नए फील्ड के तौर पर आनी है, पहले उसका एक माहौल बनता है, स्लोली माहौल बनता है। जैसे 1851 सन ईस्वी में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन कायम की गई, जो स्कूल एजुकेशन में साइंस को जोड़ने के लिए उसमें कोशिश की गई। 1852 सन ईस्वी में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने मुख्तलिफ जगहों पर पब्लिक एग्जामिनेशंस, साइंस के पब्लिक एग्जामिनेशंस, जैसे आज मैं कहूं कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक पब्लिक एग्जामिनेशन कराऊं और सर्टिफिकेट दूं, तो आप पब्लिक एग्जामिनेशन में पास होंगे और अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहिर साबित करेंगे। उसी तरह से एक पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई 1852 सन ईस्वी में। फिर केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स इस सब्जेक्ट से जोड़े गए। 1853 सन ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते साइंस और आर्ट्स के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कायम होने लगे। ये सारी चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं। वहां पे बहुत सारे साइंसदान काफी सरगर्म रहे साइंस की फरोख्त के लिए। जैसे नाम है टी.एच. हक्सले। हक्सले ने लेक्चर ऑन नेचुरल हिस्ट्री अलग, नेचुरल हिस्ट्री उसका नाम दिया उन्होंने, और लेक्चर्स का इनाकात किया। जॉन टेंडल ने फिजिक्स नाम की एक ब्रांच को प्रपोज किया। फिर उसके बाद माइकल फैराडे ने साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। देखिए, पहले साइंस
हम अरस्तु को, प्लेटो को कोई साइंसदान नहीं कहेंगे, उनको एक फिलोसोफर कहेंगे। लेकिन फैराडे ने कहा कि प्रोपोनेंट ऑफ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। इस तरह से 60-70 तक आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साइंस को बतौर नेचुरल साइंस के तौर पर स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाने लगा। मजीद जब हम 19th सेंचुरी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1890 तक डिवाइन शायर कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि वी हैव टू टीच साइंस इन पब्लिक एंड ग्रांटेड स्कूल्स। दो तरह के स्कूल हैं, गवर्नमेंट के एक स्कूल होते थे, ग्रांटिनेड स्कूल एक होते थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों जगह गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो वहां पे साइंस का पढ़ाना लाजमी है। और किस हद तक पढ़ाया जाए, क्या हफ्ते में एक पीरियड हो, महीने में एक पीरियड हो? तो उन्होंने मजीद तजवीज किया कि कम से कम हफ्ते में 6 दिन 6 आवर्स की टीचिंग जो है साइंस की होनी चाहिए। जब इस कमीशन ने कहा तो नतीजा क्या बरामद हुआ? नतीजा ये मिला कि बॉयज जो है फिजिक्स पढ़ने लगे और गर्ल्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने लगे बॉयज, और गर्ल्स के लिए बॉटनी पढ़ने का नज्म हुआ। समझ में आ रहा है आपको साइंस के तदरीस की इब्तिदा कहाँ से और कैसे भी? जी सर। तो आगे मजीद आगे जाते जाते 20th सेंचुरी में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहली आलमी जंग। तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वॉर हो गई। यहाँ पे गलती से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई 1914 टू 1918। अब देखिए जब वार हुई और बहुत सारे हथियार, जो जिसके पास ज्यादा हथियार वो कामयाब। हथियार कौन बनाएगा? वो जो जानने वाला है मजमून का। कौन है जानने वाला मजमून का? साइंसदान। तो साइंस की अहमियत वहां पे बढ़ी। थॉमसन रिपोर्ट ने कहा कि साइंस को पढ़ाया जाना स्कूल्स में बहुत जरूरी है और साइंस को पढ़ाने वाले टीचर्स अप टू डेट होने चाहिए, इसलिए उनकी एसोसिएशन भी होना जरूरी है, टीचर्स एसोसिएशन, इन्होंने कहा। फिर 1922 से 43 तक लगातार बहुत सारी कमीशंस, कमिटीज, रिपोर्ट्स वगैरह आती रही। जैसे इंडिया में कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर को बैंकिंग में कैसे इस्तेमाल करें, रेलवे रिजर्वेशन में कैसे इस्तेमाल करें, फ्लाइट रिजर्वेशन में कैसे इस्तेमाल करें, स्कूलों में कैसे इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ सलाह मशवरे आते हैं। वैसे साइंस के लिए भी मुख्तलिफ सलाह मशवरे लगातार चलते रहे 1942 टू 43। अब 1945 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते एजुकेशन एक्ट बना। एजुकेशन एक्ट बना तो अब जाकर जो है एजुकेशन में साइंस एजुकेशन की अहमियत को या साइंस की तदरीस की अहमियत को उजागर किया गया। ये तो बैरूनी हालात थे। अब चूंकि बैरूनी हालात इस तरह थे, आपको मेरा पीपीटी नजर आ रहा है ना? हाँ सर। नजर आ रहा था। ओके, आप मुझे ये बताइए, क्या जैसे जैसे फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस की अहमियत बढ़ती जा रही थी, क्या इंडिया में साइंस पढ़ाया जा रहा था 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में? हाँ ना सर, साइंस एक मजमून के तौर पर शामिल था। कब से शामिल होगा, कोई कयास लगा सकते हैं? एनी गेस?
कोठारी कमीशन से पहले 1964 के जो निसाब है उससे पहले से ही शामिल है साइंस। यानी आजादी से पहले या आजादी के बाद? आजादी से पहले ही सर, पहली तालीमी पॉलिसी जो थी 1964 से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी तब से ही 1950 में से पहले। तो कोठारी कमीशन है 19वीं सदी में या 20वीं सदी में कब पढ़ाया जाने लगा साइंस हिंदुस्तान में? अलग मजमून के हैसियत से तो 20वीं सदी में शामिल करे बोल के पढ़े थे हमने। एक अलग सही, मजमून की बिल्कुल सही हैसियत। बात है। जी जी, आप सही कह रहे हैं कि साइंस जो है 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में हिंदुस्तान में पढ़ाना शुरू हो गया। यानी बिफोर इंडिपेंडेंस साइंस पढ़ाया जा रहा था। हमारी आज़ादी आई हमको मिली 1947 में, उससे पहले ही साइंस की तदरीस हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी थी। उससे पहले के हालात थोड़ा सा गौर करें। हमारे यहाँ एजुकेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं था। कोई मदरसे में पढ़ता था, कोई मकतब में पढ़ता था, कोई जो है आश्रम में पढ़ता था और कोई जनरल एजुकेशन में पढ़ता था। जाकिर हुसैन मदरसे में पढ़े हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजा राम मोहन राय और इस तरह के बड़े बड़े शख्सियत जो है मदरसे में पढ़े। उस वक्त मदरसे में साइंस की तदरीस का नज़्म नहीं था, लेकिन जनरल एजुकेशन में जनरल साइंस का एहतमाम किया जाता था 1947 से पहले। 1948 में राधा कृष्णन की एजुकेशन कमीशन बनी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी कहते हैं। उसने भी साइंस की तदरीस पर अहमियत, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक थी, बावजूद इसके उन्होंने स्कूल एजुकेशन में साइंस पढ़ाने की अहमियत को उजागर किया। 1947 से लेकर 52 तक जनरल एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद 64-66 जैसे अब्दुल ने कहा, 64-66 की कोठारी कमीशन ने इसकी अहमियत को बताया। सबसे पहला कमीशन जो है आजादी के बाद मुदलियर कमीशन है। अगर एजुकेशन से मुतालिक कोई कमीशन या कमेटी फॉर्म होती है तो हमें तवक्को रहती है कि वो मुख्तलिफ पहलुओं पर, असातिज़ा पर, तलबा पर, उनको पढ़ाए जाने वाले मवाद पर, मवाद में ज़ुबानदानी पर या और दीगर मज़ामीन जैसे साइंस, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री पर कुछ बात कहे। हम उन्हीं हिस्सों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो साइंस से मुतालिक हैं। उन्होंने कहा कि मुदलियर कमीशन ने कहा कि साइंस को मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए और ये ऑप्शनल रहे, मिडिल स्कूल में कंपलसरी रहे, सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते पहुंचते वो ऑप्शनल हो जाए। मुदलियर कमीशन के फौरी बाद 1956 में एक ऑल इंडिया सेमिनार मुनक्कद किया गया तारा देवी के नाम जगह पर, जिसमें जो है यूनिफॉर्म साइंस एजुकेशन, सिलेबस क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स या क्या क्या आलात इस्तेमाल किए जाएं तदरीस के लिए, सपोर्ट के लिए क्या मटेरियल हो, साइंस क्लब होने चाहिए कि नहीं, म्यूजियम, एग्जामिनेशन, इन मुख्तलिफ पहलुओं पर साइंस से मुतालिक डिस्कशंस किए गए तारा देवी के सेमिनार में। देखिए साइंस की तदरीस की आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ हो रहा है। आज जो आप साइंस की तदरीस कंपलसरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, नए नए तजुर्बात, लेबोरेटरी और ऑडियो वीडियो प्रोग्राम साइंस पर देखते हैं, उस जमाने में उसका तस्वुर वहम गुमान नहीं कर सकते थे। ग्रेजुअली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पुराने हालात क्या थे, अब कैसा है। फिर देखिए कंटेंट जो है, एनवायरनमेंट और कंटेंट किस तरह की होनी चाहिए। जब साइंस पढ़ाना है तो मुदलियर कमीशन में कहा गया कि एनवायरनमेंट और लाइफ बेस्ड होनी चाहिए। बच्चे को अपने एनवायरनमेंट या माहौल में जो चीज़ें मौजूद हैं, पेड़ पौधे, नदी, झरने, इन चीज़ों की मालूमात दी जाए। लाइफ बेस्ड हो, उसको कैसा रहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, साफ सफाई कैसे मेंटेन करना है, इन चीज़ों की मालूमात दे। आज भी हम वही कहते हैं
तो मुदलिया कमीशन में भी कहा गया साइंस इस तरह का नज्म करे कि इन चीजों की मालूमात दे। प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल वर्क्स का भी एहतमाम करना जरूरी होता है। उनकी कमीशन के तजावीज के मुताबिक एनसीईआरटी का कयाम अमल में आया और एक स्कूल एजुकेशन एनसीईआरटी ने स्कूल एजुकेशन में काम किया जिसमें साइंस भी शामिल है। 1961 में इंडियन पार्लियामेंट्री एंड साइंटिफिक कमेटी एक बनाई गई 61 के पहुंचते पहुंचते, जो बहुत सारे गैप ढूंढी। इस कमेटी का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने स्टडी किया कि बहुत सारे गैप हैं किसमें व्हाट इज टू बी टॉट एंड व्हाट इज बीइंग टॉट, क्या सिखाना चाहिए और क्या सिखाया जा रहा है। आज भी यही है। आज भी आप देखें कि किताबें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि ये सिखाएं, लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं, दोनों में गैप नजर आता है। तो ऐसा गैप उस वक्त भी 1962 में उन्होंने फाइंड आउट किया। यूनेस्को की टीम आई जिन्होंने स्टडी किया एक्सपेरिमेंट्स, और उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए स्कूल में, रिसर्च का इंतजाम होना चाहिए ताकि साइंस की तालीम का फरोग दिया जा सके। अब हम 1964 कोठारी कमीशन तक पहुंचते हैं। देखिए, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। राधाकृष्णन कमेटी ने कहा कि स्कूल में साइंस पढ़ाना जाना चाहिए। मुदलिया कमीशन ने कहा कि प्राइमरी पर कंपल्सरीली पढ़ाइए, सेकेंडरी पर चॉइस रखिए। अब कोठारी कमीशन आई। आहिस्ता आहिस्ता साइंस के तय जो है नजरिया गवर्नमेंट का भी बदल रहा है, लोगों का भी बदल रहा है। कोठारी कमीशन ने कहा कि साइंस को एक कंपल्सरी मजमून के तौर पर 1st to 10th स्टैंडर्ड पढ़ाना चाहिए। प्राइमरी में क्या पढ़ाएं, सराउंडिंग में क्या है, तलबा के अतराफ अकनाफ में क्या है। अपर प्राइमरी में क्या पढ़ाएं, नॉलेज किस तरह से एक्वायर किया जा सकता है, किस तरह से एक चीज से दूसरी चीज लिंक करके लॉजिकली थिंक किया जा सकता है, कैसे नतायज अखज किए जा सकते हैं, कैसे फैसले लिए जा सकते हैं। ये अपर प्राइमरी पे। प्राइमरी पे सिर्फ क्या है, क्यों है, यहाँ पे नॉलेज एक्विजिशन। फिर उसके बाद लोअर सेकेंडरी तक पहुंचने तक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, ये है तो ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, ये सारी चीजें जो है सोचने की कुव्वत और सलाहियत बच्चों के अंदर पैदा करना, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन के तौर पर बच्चों को पढ़ाया जाना। ये कोठारी कमीशन के सजेशन है। न्यू कॉन्सेप्ट्स, उस वक्त उन्होंने कहा कि सेकेंडरी लोअर सेकेंडरी लेवल पे न्यू कॉन्सेप्ट्स बच्चों के सामने पेश किए जाए। जैसे फिजिक्स में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, वोल्टमीटर, एमीटर, बहुत सारी चीजें हैं। अब बच्चे, प्राइमरी के बच्चे को तो ये मालूम नहीं है कि उनके सराउंडिंग का पढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे वो थिंक करके वो अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहा है अपर प्राइमरी पे। लोअर सेकेंडरी पे कुछ और मजीद बढ़ा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए कोठारी कमीशन ने कहा। रूरल एरियाज में क्योंकि टेक्नोलॉजी कम होती है, तो कमीशन ने कहा उनके सराउंडिंग में एग्रीकल्चर की चीजें होती हैं, सो ज़राअत और काश्तकारी से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाए। अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मालूमात फराहम की जाए और टीचिंग में इनोवेशंस का एहतमाम किया जाए। यानी पुराने तरीके तदरीस पर न रहा जाए, चॉक और टॉक मेथड पर कुछ करके दिखाया जाए। रिसर्च बेस्ड टीचिंग का उन्होंने कहा कि एहतमाम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स, देखिए हर तालिब इल्म यकसा नहीं होता, कुछ ज़हीन भी होते हैं जो नॉर्मल टीचिंग से बोर होते हैं, तो वैसे तलबा के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने का मौके होने चाहिए। कोठारी कमीशन ने कहा है आज तक हम सिर्फ क्लासरूम के हद तक महदूद रख के तलबा को तालीम देते हैं। कितनी सिफारिशात ऐसी हैं जिनका हमने अभी तक भी उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कोठारी कमीशन मजीद कहता है कि 10+2 लेवल पर जो है 10+2 का निज़ाम, 10+2+3 का निज़ाम कायम किया जाए
पूरे मुल्क भर में, और एक कमीशन बनाया गया जो एक करिकुलम फ्रेमवर्क सजेस्ट करता है, जिसके चेयरपर्सन रईस अहमद साहब थे। फिर उसके बाद प्राइमरी लेवल पर एनवायरमेंटल एजुकेशन, मिडिल पर इंटीग्रेटेड स्टडी, इंटीग्रेटेड यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी मिला के। इसी तरह कोठारी कमीशन के नतीजे में हम देखते हैं कि 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी कायम हुई, जिन्होंने रिकमेंड किया कि अब जो है रट्टा मारकर सीखने वाला साइंस नहीं चाहिए हमें। न्यूटन का क्या कुलिया है, पास्कल का क्या कुलिया है, हाँ? फिर उसके बाद एटॉमिक वेलोसिटी क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, रट्टा मार के नहीं। अब जो है अफेक्टिव डोमेन पर भी तवज्जो दी जाए, उनकी दिलचस्पी, उनको शामिल करके बुकिश नॉलेज से उठकर ऊपर आने के लिए कहा। एनसीईआरटी इसी के लिए क्या करती है, जब भी करिकुलम बनाती है ना, तो न सिर्फ ये कि टीचर एजुकेटर्स और सीनियर टीचर्स को अक्रॉस इंडिया शामिल करती है, बल्कि स्कूल के टीचर्स को, पेरेंट्स को भी शामिल करती है, ताकि अच्छा करिकुलम बनाया जा सके। ये सारे कमीशंस और कमिटीज के नतीजे में ही सारी चीज डेवलपमेंट्स हुई हैं। फिर फर्दर इंडियन एजुकेशन कमीशन के जरिए हमें ये मिला कि इमेजिन एंड डिस्कस द स्टेटस ऑफ साइंस एजुकेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। आप सोचिए कि उस वक्त क्या हालात रहेंगे 64-66 में। फिर आप सोचिए कि साइंस की अहमियत को क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज। उस वक्त साइंस कंपलसरी मजमून के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता था, तो कहा गया कि साइंस और मैथ्स को कंपलसरीली 10th तक पढ़ाया जाए। हमने अपने बड़ों को देखा है कि वो जो है साइंस को वही तलबा को दिया जाता था जो साइंस में दिलचस्पी रखते थे, बाकी सब तो आर्ट्स के मज़ामिन लेके पास करते थे। तो जो इंटेलिजेंट होता, जो ज़हीन होता, उन्हीं तलबा को कोठारी कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन ने कहा कि नहीं, 10th तक सबको पढ़ाइए साइंस। आज भी हम कहते हैं कि ये a+b² कहाँ जिंदगी में इस्तेमाल होता है, क्यों पढ़ाया जाए। ट्रायंगल कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों पढ़ाया जाए। फिर कैलकुलस कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों पढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी कमीशंस और कमिटीज ने कहा है कि साइंस को एक कंपलसरी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। फिर लोअर प्राइमरी पर मजीद, जैसे अब तक कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट, सराउंडिंग के बारे में ही पढ़ाया जाए, इन्होंने मजीद ये कहा कि टीच रोमन स्क्रिप्ट्स। देखिए, रोमन स्क्रिप्ट ABCD जो है 6ठी जमात 7वीं जमात से शुरू होता था, तो यहाँ पर कहा गया है कि नहीं, प्राइमरी में भी पढ़ाइए आप। क्यों? वजह ये है कि रोमन स्क्रिप्ट बच्चा जानेगा तो कार्बन को C देखते ही पहचानेगा कि कार्बन का सिंबल है, O देखेगा तो पहचानेगा कि ऑक्सीजन का सिंबल है, CO2 देखेगा तो कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके लिए रोमन स्क्रिप्ट का जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए कहा गया। फिर जो है साइंस में ये उसका बहुत अहमियत रखता है। अपर प्राइमरी पे देखते हैं कि बच्चों को नताइज अखज़ करने के लिए साइंस का सीखना जरूरी है, और ऐसा नहीं है कि ये थियोरेटिकल सीखें, कॉमन लेबोरेटरी में काम करें। एक कॉमन लेबोरेटरी बना जाए जहाँ पर फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स रखे जाएं, केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स रखे जाएं, बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी के भी रखे जाएं। यानी लेबोरेटरी भी होना जरूरी है अपर प्राइमरी तक पहुंचते पहुंचते। मैं, आप लोग इसमें शामिल हैं तो जानना चाहूंगा कि आपके स्कूल्स में लेबोरेटरी है क्या? जी सर, है। है सर। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं और कौन से लेवल की स्कूल है? लेबोरेटरी में क्या है? प्राइमरी लेवल की स्कूल है सर। 1st to 10th स्कूल है, लेकिन अभी हम प्राइमरी पे टीचिंग करते हैं सर। नहीं, वो समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि जी। आप B.Ed पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी टीचर हैं, लेकिन जी। लोअर प्राइमरी में है, अपर प्राइमरी में है, लेबोरेटरी है, तो क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं? नहीं सर, लेबोरेटरी उसमें नहीं, उसमें हाई स्कूल में है सर। हाई स्कूल में है। देखिए, जी, हम जी। कमीशन कमिटीज की सिफारिशात को कागजी मान लेते हैं, उस पर अमल आवरी नहीं होती है। कब कहा गया? अब तक हम 2000
2024 में है, तकरीबन 60 साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे स्कूल्स में लेबोरेटरी नहीं है। ये एक पैथेटिक सिचुएशन है, पैराडॉक्स है। सेकेंडरी और हायर लेवल कोर्स में देखिए, सिलेबस जो है लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स, हालात, मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक होने चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी से किस हद तक वाकिफ़ हैं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ रहे हैं क्या? जानते हैं क्या? बताएँ। थोड़ा बहुत जानते जी बताएँ, अमतुल, जो आप जानते हैं बताएँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ना सर? जी, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जो अभी जो कैरेक्टर्स के ज़रिए जो एजुकेशनल वीडियोज़ बन रहे हैं, बस कंप्लीट करें अमतुल, जो आप बोल रहे हैं कंप्लीट करें। एजुकेशन के लिए नहीं। जी। ओके। सुहेब आप बताएँ। सुहेब? सुहेब क्या ऑनलाइन रख के चले गए क्या कहीं पर? नहीं सर, सुन लो सर, बिल्कुल सुन लो सर। देखिए सर, हाँ, हाँ बोलिए, बोलिए। आप लेटेस्ट डेवलपमेंट साइंस में क्या जानते हैं? कोई चीज़ बताएँ मुझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेरे यूँ ही मैंने बता दिया। कोई और डेवलपमेंट? सर्जरी में, मेडिसिन में, ट्रैवल में, बिल्कुल। जी। सर स्कूल अभी छोटा-सा बच्चे होमवर्क पूछ रहे हैं, सर कंफ्यूज हो गया सर, मैं ज़रा एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं। देखिए, लेटेस्ट चीज़ें पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी कहा गया, लेकिन आज तक भी इसकी गुंजाइश नहीं है। जैसे हम लोगों के लिए भी तकलीफ होती है कि एक बार आपका सिलेबस सेट हो गया, एक बार आपकी किताबें तैयार हो गई, हम लेटेस्ट चीज़ें इमीडिएटली उसके अंदर नहीं दे सकते। इसलिए प्रोविज़न ये करते हैं कि बीच-बीच में वर्कशॉप वगैरह जो होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में आपको वर्कशॉप में हो सकता है मुमकिन है हम डिस्कस करें। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम होनी चाहिए। अब आपकी किताबें सेट हो गई, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बन गया। हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडी, स्कूल बोर्ड, एकेडमिक काउंसिल, फिर जो है डीईबी को हमने लिखा, एनसीटी को लिखा, आपकी सारी चीज़ें तय कर दी, फिर उसमें वेरिएशन की गुंजाइश हर साल नहीं होती। जब तक वो अप्रूवल है, तब तक उसको वैसे ही रखना होता है और हज़ारों की तादाद में आपका मटेरियल प्रिंट होता है, बार-बार उसमें चेंजेस करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन कमीशन ने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम होनी चाहिए, कनेक्शन विद आवर कल्चर होना चाहिए। आज 2020 की पॉलिसी भी यही कह रही है कि हमारे तहज़ीब, सकाफ़त और विरसे पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और इंडियन एजुकेशन कमीशन ने भी वही कहा था। कुछ इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स, कंट्रीब्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस हैं जिनको हम देखेंगे। एक हिंदुस्तानी पार्लियामेंट सोसाइटी साइंसी कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देखा कि उस दौर के अंदर इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट, आज़ाद भारत में अचानक तलबा की तादाद बढ़ गई, ठीक है? जहाँ कम पहले सिर्फ तालीम जो है खवास को मिलती थी, अब अवाम को भी मिलने लगी, यानी तलबा की तादाद बढ़ गई। अब तलबा की तादाद बढ़ गई तो टीचर्स चाहिए, टीचर्स किसी को भी एंगेज कर लिया, लेकिन ट्रेन टीचर्स कम थे। साइंस में ऐसा नहीं है कि साइंस एक निज़ाम शमसी है, एक सितारा, 9 सैयारे, वही रहेगा ज़िंदगी तमाम। प्लूटो कभी उसका हिस्सा है, कभी उसका हिस्सा नहीं है। यानी साइंस में डेवलपमेंट्स लगातार होते रहते हैं। ये तो मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी साइंस में लगातार तब्दीलियाँ होती रहती हैं, तरक्कियाँ होती रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उस दौर के,
इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन ह्यूमन लाइफ, जैसे साइंटिफिक अद्वैयात आई, साइंसी इजादात हुई, तो इंसानी ह्यूमन लाइफ भी बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिलने लगी। चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ साइंस, जो साइंस पढ़ाने के मकासद हैं और तरीका है वो भी बदलने लगा। ये लाल बहादुर शास्त्री की कमेटी जहाँ फॉर्म हुई, इस तरह के हालात थे, तो उन्होंने यूनेस्को की के साथ मिलकर 1963 ईस्वी में एक रिपोर्ट तैयार की ताकि इन मसाइल का हल मालूम किया जा सके। अब हम चलते हैं कुछ साइंटिस्ट को देखने के लिए। कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम जिनसे आप वाकिफ हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम बताइए। अब्दुल कलाम सर सबसे मिसाइल मैन। अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, वेरी गुड। और रिफ्रैक्शन बताइए, रिफ्लेक्शन के साइंटिस्ट नाम क्या नाम है सर? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बताए थे सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसोफर थे। टीचर। आप सीवी रामन की बात कर रहे हैं? सीवी रामन की बात कर रहे हैं आप? जी जी, वो थ्योरी है ना सर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के मुताल्लिक जो है ना बताए थे। स्नेल्स लॉ के बारे में कह रहे हैं? जी जी। और भी बहुत सारे हैं। तो कुछ साइंसदान के बारे में अरिस्टो से लेके कुछ हालिया दिनों तक के साइंसदानों के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले अरिस्टो का जिक्र करता हूं मैं। अच्छा, साइंस कब पढ़ाना शुरू हुआ? वेस्टर्न कंट्रीज में साइंस कब पढ़ाना शुरू किया? 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में। अरिस्टो कब पैदा हुए? 384 कबल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने से पहले 384 साल पहले पैदा हुए और उनके पैदाइश से 322 साल पहले ही गुजर गए। हम एक तरफ कह रहे हैं कि साइंस की तदरीस 19वीं सदी में हुई, जबकि अरिस्टोटल को हम एक साइंसदान के तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्यों? जी ऐसा सर, क्यों? मजमून के तौर पर शामिल हुआ होगा वो। मजमून के तौर पर शामिल हुआ होगा। और पहले जो थे, ये जो साइंस की मौजूद या मुफक्किर कहेंगे, तो इनको एज ए साइंसदान नहीं नॉमिनेट किया जाता होगा, बस मुफक्किर के तौर पर नहीं कहा जाता था, साइंसदान नहीं कहा जाता था, फिलोसोफर कहा जाता था। जैसे सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं, सुकरात के स्टूडेंट्स है अफलातून, अफलातून के स्टूडेंट है अरस्तु, अरस्तु के स्टूडेंट हैं सिकंदर आजम। तो स्टूडेंट्स है। अरस्तु को साइंसदान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा कि कुदरत जो है मैटर और फॉर्म से बनी है। इंसान है, उसका एक स्ट्रक्चर है, फिर जो है पेड़ है, उसका एक स्ट्रक्चर है, बकरी है, बकरी का स्ट्रक्चर है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैटर तो रहेगा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी तो रहेगी, लकड़ी का शेप चेंज होता रहेगा, फॉर्म चेंज होता रहेगा। लकड़ी जल के राख हो जाएगी, लकड़ी का फर्नीचर बन जाएगा, तो फॉर्म बदल रहा है। उनका ये मानना था। देखिए, उस जमाने में आप आज के साइंस का मुकाबला उस जमाने से नहीं कर सकते, उसको उनके ही नजरिए से देखें तो बेहतर है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अजसाम है जमीन पर, वो सब मैटर है। जैसे क्या कहते हैं, पानी, हवा, आग, मिट्टी, ठीक है। पांचवा एलिमेंट उन्होंने कहा कि इन सब से बढ़ के बहुत ही मुकद्दस है क्विंटेसेंस, जिसको उन्होंने आसमान पर देखकर कहा। और दूसरा ये कहा कि प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऐसे सर्कल में घूमते रहते हैं। उन्होंने कहा
उनको जो है ये मालूम नहीं था कि खला होता है। उन्होंने कहा कि चीज़ें हैं, हवा है और आसमान में मुख्तलिफ अजसाम हैं। खला का गुमान उनको नहीं था। उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है बायोलॉजी में था। वो फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। उनके वो आइडियाज़ तकरीबन 17वीं सेंचुरी तक लगातार ऐसे ही कायम रहे। अगले साइंसदान जिनको हम ज़िक्र कर रहे हैं आपके यूनिट के मुताबिक, ये हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस जो है बहुत ही मशहूर साइंसदान है, जिनका तज़किरा हमें देखने में मिलता है। वो 1473 सन ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, 1543 तक ज़िंदा रहे, पोलैंड में रहते थे। उनके फादर जो है कॉपर मेटल के बिज़नेसमैन थे। जल्दी गुज़र गए, चचा ने उनकी परवरिश की। उन्होंने तालीम जो है एस्ट्रोनॉमी में, लॉ में, मेडिसिन में, जिसको हम आज यूनानी भी कहते हैं, उसमें तालीम हासिल की। इस तरह से एक साइंस के तय उनका रुझान बढ़ गया। टॉलेमी ये कहते थे कि टॉलेमी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। मुझे बताइए जियोसेंट्रिक, इन्होंने कहा कि हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जल्द बोले। सर जियोसेंट्रिक का मतलब ऐसा होगा कि ज़मीन जो है ये मरकज़ है सारी कायनात की, और जो कुछ भी है बाकी ये सिर्फ ज़मीन के अतराफ घूमते हैं। बिल्कुल सही है। अंतुल देखिए, ये आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। पहले ये माना जाता था कि ज़मीन मरकज़ है और सारे फल्की अजसाम जो है उसके अतराफ घूमते हैं। कोपरनिकस ने कहा कि नहीं, ज़मीन नहीं, सूरज सेंटर है और निज़ाम शम्स के तमाम सैयारे जो है सूरज के अतराफ घूमते हैं। अगर मैं ज़मीन पर खड़े रहकर अगर कुछ न पढ़ूँ, तो मैं यही समझूँगा कि सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ जाता है, फिर घूम के फिर मशरिक की तरफ आता है, मगरिब की तरफ जाता है। यही मेरा तस्वुर होगा जो टॉलेमी का था। लेकिन कोपरनिकस ने उसके बरखिलाफ अपना ऑब्जर्वेशन दिया। साइंस में ये भी याद रखिए कि एक थ्योरी दूसरे थ्योरी का तज़ाद भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। एक थ्योरी को खारिज किया जाता है, दूसरी थ्योरी को अडॉप्ट किया जा सकता है। साइंस की खुसूसियात हैं जिनको हमने कल देखा है। जोनास केपलर इनके काम को, कोपरनिकस के काम को मजीद आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काम किया। वो जैसे कि कोपरनिकस मानते थे कि तमाम फल्की अजसाम जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ये कहा। कोपरनिकस ने एक बुक ऑथर की जिसका नाम कोपरनिकस लिटिल है, और इनका वर्क जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में आप सोचे तो समझ में आएगा कि उन्होंने जो किया उस वक्त बहुत बड़ा काम था, क्योंकि बाइबल कहती थी कि जमीन के अतराफ सूरज और दूसरे सैयारे घूम रहे हैं। इन्होंने मुख्तलिफ अपना नजरिया रवैया दिया। एक मशहूर साइंसदान न्यूटन है। न्यूटन के बारे में आपने बारहा पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा। आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग थोड़ी सी मालूमात उनके बारे में मैं दे रहा हूँ। आप जहाँ कहीं उनसे मुतल्लिक मालूमात मिले, खूब पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वो एक जीनियस थे। उनकी पैदाइश 1643 में हुई और 1727 तक वो इस जहां में रहे। यूनाइटेड किंगडम या बर्तानिया में वो रहते थे। पेशे के मुताबिक वो फिजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे, फिलोसोफर थे और केमिस्ट्री जानने वाले थे। उन्होंने किताबें बहुत सारी पब्लिश की,
जिसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी एक अहम है, दूसरी ऑप्टिक्स की किताब है। उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए जिनको मैकेनिक्स का बाबाए मैकेनिक्स भी कहा जा सकता है। उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा, लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत मशहूर हैं उनके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कल मैंने आपको जिक्र करते हुए कहा था कि थेरीज होते हैं साइंस में, लॉज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। लॉज बहुत हायर लेवल होते हैं, तो न्यूटन के लॉज आप देखने में मिलते हैं। वो अपने लॉज को केपलर के लॉ से मुवाजना करके भी उन्होंने बताया है। अगर आप चाहो तो 1 मिनट के अंदर कोई एक न्यूटन का लॉ बताए मुझे, जो कॉमन हो, आपको मालूम हो। हर अमल के लिए एक बराबर और मुखालिफ रद्द-ए-अमल होता है, ये न्यूटन का तीसरा कुल्ला है सर। मसावी और मुतजाद रद्द-ए-अमल होता है ना? मसावी भी होना चाहिए, मुतजाद भी होना चाहिए। ये न्यूटन का तीसरा कुलिया है, ठीक है? इस तरह से आइंस्टाइन भी द मोस्ट जीनियस पर्सनालिटी हु लिव्ड ऑन द अर्थ, ठीक है? आइंस्टाइन 1879 से लेकर 1955 तक, यानी हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद भी रहे, जर्मनी में पैदा हुए, यूएसए में आखिरी सांस ली। अगर उनकी जिंदगी की हालत देखें तो 3 साल के बच्चे थे तब तक उनको बात करना भी नहीं आता था। उनको मेंटली रिटार्डेड, डिसलेक्सिया वाला, इस तरह से डिक्लेयर किए थे। वो पॉलिटेक्निक के टीचर बनना चाह रहे थे ताकि वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाएं, उनकी ख्वाहिश थी। ये छोटी-छोटी ख्वाहिशें थी, लेकिन उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, E is equal to mc स्क्वायर, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसे बहुत हाई लेवल के साइंटिफिक इजादात उनके नाम से मंसूब की जाती हैं। आइंस्टाइन के कॉन्ट्रीब्यूशंस तबैयात के मैदान से भी आगे हैं। वो सिर्फ साइंटिस्ट की हद तक साइंटिस्ट नहीं थे। जैसे हमारे अब्दुल कलाम जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, उनको भी ऑफर था आइंस्टाइन को कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बने, वो नहीं बने। वो अमन और समाजी इंसाफ के पुरजोर हामी थे और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों में इनका असर और रसूख महसूस होता था। उनके दिए गए फॉर्मूले E is equal to mc स्क्वायर के बेसिस पे एटम बम तैयार किया गया और जिसको हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया गया। लेकिन साइंसदान साइंस की तरक्की के लिए कुछ काम करते हैं, पॉलिटिशियंस और मुख्तलिफ लोग अपने मफाद के लिए दूसरी कौमों को ज़ाया करते हैं, तो ये उनको पसंद नहीं था। लेकिन साइंसदान अपने काम करते रहते हैं, दूसरे लोग अपने काम करते रहते हैं। साइंस की तरक्की इनका मकसद होता है। इस तरह से ये कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया गया है। इंडियन साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं, जैसे आर्यभट्टा हैं, भास्कराचार्य हैं, सीवी रामन है, जहांगीर बाबा हैं, फिर उसके बाद अब्दुल कलाम है। इनमें से कुछ लोगों को थोड़ी सी देर में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आर्यभट्टा भी शुरुआत के दिनों में 476 एडी या से 550 एडी तक इंडिया में रहे। कुसुमपुरा एक जगह है जो, इसलिए हम इनको हिंदुस्तानी साइंसदान मानते हैं। इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी में आप देखें हीलियोसेंट्रिज्म। उन्होंने कहा कि अर्थ सेंटर है जिसके जो अपने अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर घूमती है। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो कोpernicus ने दी कि पहले से मानी जाती थी कि जमीन के अतराफ सारे सैयारे घूम रहे हैं। इन्होंने हीलियोसेंट्रिज्म बताया, यानी अपने मदार के अतराफ ही जो है
अर्थ रोटेट कर रही है। फिर प्लैनेटरी मोशंस के बारे में उन्होंने पीरियड्स ऑफ सेवरल प्लैनेट्स, कितने देर में प्लैनेट अपना पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। एक्लिप्सिस कब कब वाकया होते हैं। ग्रहण जैसे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण कब वाकया होते हैं, इसके बारे में बताया। मैथमेटिक्स में उन्होंने प्लेस वैल्यू के बारे में बताया और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जो हम हिंदू अरेबिक नंबर यूज करते हैं, तो जीरो का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में उन्होंने दिया। अगर जीरो ना होता तो हम 1 से 9 तक अलग अलग सिंबल्स क्रिएट करते, 1000 तक 1000 सिंबल क्रिएट करते, लाख तक लाख सिंबल क्रिएट करते, करोड़ तक करोड़ सिंबल क्रिएट करते। तो बच्चे को कितना सिखाना पड़ता। थोड़ा तस्वीर कीजिए, उस जमाने में उन्होंने ये जीरो की वैल्यू बताई। ट्रिग्नोमेट्री में काम किया उन्होंने। पाई की वैल्यू 22/7 उस जमाने में उन्होंने बताई। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके कैलेंडर और अलजेब्रा भी है। आर्यभट्टा की कॉन्ट्रीब्यूशंस आज भी मानी जाती हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने पहले सैटेलाइट का नाम उन्हीं के नाम पे रखा है और इन्हें हिंदुस्तानी साइंस की तारीख की अहम तरीन शख्सियत में से एक समझा जाता है। भास्कराचार्य के बारे में जैसे पता चला है, ये 1114 एडी से 1150 एडी तक रहे। ये बीजापुर में एक शहर है, कर्नाटका में एक शहर है बीजापुर, वहां पर पैदा हुए और उज्जैन में गुजर गए। इन्होंने मैथमेटिक्स में कैलकुलस, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा वगैरह पे काम किया। एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेटरी मोशन, फिर उसके बाद स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, एक्लिप्सिस पे काम किया। आज भी भास्कराचार्य की कॉन्ट्रीब्यूशंस मानी जाती हैं। इन्हें पूर्वावस्था के हिंदुस्तान के अजीम तरीन रियाजीदानों और फल्कियात दानों में से एक समझा जाता है और इनका काम दुनिया भर के स्कॉलर्स और मुहक्किकीन को मुतासिर करता है। सर सीवी रामन के बारे में अभी आपने बताया। सर सीवी रामन जो है हालिया दिनों के साइंसदान हैं, जो 1888 सन ईस्वी में पैदा हुए और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1970 सन ईस्वी में गुजर गए। पैदाइश तिरुचिरापल्ली में भी और वफात बेंगलुरु में भी। इन्होंने रामन इफेक्ट, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रिस्टल डायनामिक्स, अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके अकॉस्टिकल ऑप्टिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकॉस्टिक, एजुकेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। सीवी रामन की मीरास इनकी इंफरादी कामयाबियों से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर है। उन्होंने तहकीक के लिए अपनी लगन, इल्म के लिए अपने जज्बे और अपने मुल्क में एक मजबूत साइंसी बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए अपनी वाबस्तगी से हिंदुस्तान और दुनिया भर के साइंसदानों की नस्ल को मुतासिर किया। इनकी दरियाफ्तें मुख्तलिफ साइंसी शोबों पर गहरे असरात मुरतब करती रहती है, जो हमें तजस्सुस की ताकत और साइंसी तहकीक के दायरे में मौजूद लामतनाही इम्कानात की याद दिलाती है। ये सर सीवी रामन हैं, जिन्होंने एक्सरे इफेक्ट वगैरह मालूम किया। अगले हैं यश चंद्रशेखर की बर्थ लाहौर में हुई 1910 में, फिर वो बाहर जाके रह गए। 1995 में शिकागो में इंतकाल कर गए। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट, स्टेलर स्ट्रक्चर इवोल्यूशन, जनरल रिलेटिविटी, ब्लैक होल्स, उनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस में रेडियो एक्टिव ट्रांसफर, फ्लूइड डायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें अक्सर यश चंद्रशेखर भी कहा जाता है, एक हिंदुस्तानी नजात अमरीकी फलकी तबियतदान है, जिन्होंने सितारों और कशिश शक्ल के बारे में हमारी समझ में इजाफा किया है। उन्होंने 1983 में तबियत का नोबेल इनाम विलियम ए फॉलर के साथ सितारों की साख्त और इर्तिका के लिए अहमियत के हामिल जिस्मानी अमल के नजरियाती मुताले के लिए हासिल किया। उनकी कुछ बुक्स के नाम मैंने लिखे हैं। अगर इन साइंसदानों के बारे में आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे।
मैं अपना पुराना वीडियो और इस वीडियो को अगर रिकॉर्ड कर सकूं तो दोनों चीजें मैं आपको बाद में कभी शेयर करूंगा, आप उसका मुतालिया कर सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा इंजीनियर थे। 1909 सन ईस्वी में पैदा हुए, 1966 तक रहे। पैदाइश मुंबई में और यूएसए में इंतकाल कर गए। अर्ली कैरियर और फिजिक्स कंट्रीब्यूशन पार्टिकल फिजिक्स, कॉस्मिक रे रिसर्च वगैरह में किया। नेशन बिल्डिंग या हिंदुस्तान को उन्होंने किस तरह से बिल्ड किया, अगर उसको देखें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन उन्होंने बनाई 1948 में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का कयाम किया 1945 में। पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूएन गए 1955 में। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर का कयाम किया। ट्रॉम्बे में मुंबई के करीब में एक ये है न्यूक्लियर पावर स्टेशन, वो भी उन्हीं के नाम पे है। लीडरशिप, इसीलिए इतने सारे इदारों का कयाम उन्होंने किया, इसलिए उनको लीडरशिप और इंस्पिरेशन के लिए भी जाना जाता है। फिर जो है उन्होंने मेंटरशिप की और आगे साइंस के फरोग के लिए काम किया। होमी जे भाभा, जिन्हें अक्सर बाबा हिंदुस्तानी जौहरी प्रोग्राम कहा जाता है, एक मशहूर तबैयत दान और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे, जिन्होंने मुख्तलिफ साइंसी शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दी है। अगले APJ अब्दुल कलाम, जिनका तस्करा आपने शुरुआत में किया। 1931 ये आखिरी साइंसदान है जिनका जिक्र सिलेबस के मुताबिक है, लेकिन इससे हट के भी बहुत सारे साइंसदान हैं जिनको के लाइफ किरदार के बारे में आप जाने, ताकि आपका भी बेंट ऑफ माइंड साइंस के तय फरोग पाए। 1931 सन ईस्वी में पैदा हुए। 2017 यानी आज से 7 साल कबल वो इंतकाल कर गए। रामेश्वरम में पैदा हुए। ये खुतबा दे रहे थे शिलोंग में, वहीं इंतकाल कर गए। उनके स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे काम है, बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम है, अदर टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस भी हैं उनके। बियॉन्ड साइंस उन्होंने बहुत काम किए हैं। साइंस का काम करते करते सोशल साइंस, सोशल डेवलपमेंट में भी काम किए, और वो हमारे मकबूल आम प्रेसिडेंट रहे, इसलिए उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। कुछ चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान का मिसाइल मैन कहा जाता है उनको। ये बहुत इनकी विंग्स ऑफ फायर तो अपना सारा प्रोसेस किस तरह से वो ग्रो किए, साइंस के क्या क्या काम किए, कहाँ गए, क्या देखा और अपने साथियों के बारे में, सब उनके बारे में लिखा हुआ है। आपको पता चलेगा कि एक साइंसदान क्या क्या है और किस तरह से काम करता है। हिंदुस्तान में साइंस निशानदा हालात और इर्तिका, इसको मैं छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में देखूंगा। किताब में तफसीलात दी गई हैं, शुरू से लेकर अब तक हुकूमत ने क्या क्या किया उसको दिया गया है। मैं यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम्स जो हालिया दौर में अभी चल रहे हैं, ये हालांकि आपके किताब का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम्स हैं, जैसे न्यू इंडिया फॉर 2030, अचीव टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, हम खुद अपने आप को रिलाय करें, उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, फिर उसके बाद मिशन इनोवेशन, ये कुछ काम है हुकूमत कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ऑफर्स research oriented postgraduate programs in science and technology focusing interdisciplinary research। IISER में ट्रेनिंग होती है। अटल इनोवेशन मिशन एक प्रोग्राम है जिसके जरिए जो है स्कूल्स के लिए टिंकरिंग लैब्स, इंक्यूबेटर्स, मेंटर प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं। टिंकरिंग लैब्स है आपके यहाँ स्कूल में? किसी स्कूल में है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड नेशन,
कर सकता है। आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, सर, थोड़ी देर पहले डिस्टर्बेंस हो रहा था सर, अब अभी क्लियर है सर। आवाज क्लियर है? हाँ, ठीक है। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो बताएं, ताकि आपका क्लास फिर जाया जाएगा, मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। हाँ, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को अगर मजीद देखें आप, तो पता चलता है कि स्पेसिफिक सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल स्पेस मिशन जो इसरो के प्रोग्राम्स है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज है, लूनर और मार्स के मिशन है, ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर मेक इन इंडिया के प्रोग्राम्स जैसे एरोस्पेस, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम चल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरोग दे रही है। स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम्स जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, रेगुलेटरी ईज वगैरह जो मुख्तलिफ चीजें हैं। मजीद जो है कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा, आपके किताब में एसएलएम में दिए गए हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल में फिजिकल साइंस और ह्यूमन लाइफ किस तरह से है। साइंस और सेहत में आप देखिए, दिल, यरकान, हैजा, अमराज कल्ब जैसी बीमारियों पर साइंस की वजह से काबू पा लिया गया है। सर्जरी में तरक्की हुई है, हैरत अंगेज है, जिसकी वजह से दिल का ऑपरेशन, गुर्दों की पैवंदकारी वगैरह मुमकिन हो सकी है। ये साइंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिंदगी में। कीमियाई खाद, जरासीम कश अदवियात, दोगली नस्ल के बीज, सिंचाई के जदीद तरीके और ज़राअत में जदीद आलात का इस्तेमाल सब्ज इनकलाब या ग्रीन रेवोल्यूशन का बाज़ बना है। साइंस की जदीद तकनीकों को ज़राअत में रूब अमल लाकर फसल को बेहतर तरीकों से उगाया जा रहा है। आपका क्लास कब तक है? 5 बजे तक है सर। 5 बजे तक। अभी 15 मिनट है, लेकिन और एक यूनिट को कुछ करना है। मैं एंड पे पहुंच रहा हूँ इस यूनिट के। नक्ल हमल में देखिए, मैं पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि गांव, ये पूरा दुनिया जो है एक आलमी गांव में तब्दील हो गया है। हम घंटों का, दिनों का सफर घंटों में तय कर रहे हैं। न सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, खलाई जहाजों से आज चांद पर भी या मरीख पर पहुंचने की हम तमन्ना करते हैं। साइंस और कम्युनिकेशन में जहां देखें तो टेलीविजन, वायरलेस, रेडियो, फैक्स, इंटरनेट वगैरह की सहूलियात जो है हमें मिली है। घर बैठे बैठे हम बाहर होने वाले क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच का आसानी से ये देख सकते हैं। फिर साइंस और सनत में जहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी सनतें, जैसे रेशम की सनत, जैसे चमड़े की सनत में तरक्की हुई है। बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में भी तरक्की हुई है। और इसी तरह से टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, प्रिंटिंग मशीन वगैरह में तरक्की हुई है। इंसान अपनी नावक्फियत की वजह से एनवायरनमेंट पे असर करता है। जैसे अमतुल ने भी पिछली क्लास में कहा कि हम अपने माहौल को गंदा कर देते हैं, लेकिन इस माहौल का सस्टेनेबल इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ये अपने एक और वीडियो में किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि हम जब हैदराबाद आए थे, मानो चार मीनार से 20-25 किलोमीटर दूर था और सबसे एक्सट्रीम आखिरी हिस्सा हुआ करता था। आज मानो के आगे 40, 50, 60 किलोमीटर तक सिटी फैल चुका है और कहीं कोई जगह नहीं है। सारे पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं, पहाड़ों में रास्ते बन रहे हैं। हमने अपने माहौल को कितना इस्तेमाल किया है और वहाँ रहने वाले जानदार, उनकी जिंदगी और माहौल में जो पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, वो सारे कट गए। अब हमारा डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए ऑक्सीजन, पानी फराहम करेगा? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें थी, आपको मैं डिस्कस कर रहा था। अब इसको क्लोज करता हूँ मैं। यूट्यूब चैनल तालीमी, तकनीकी, तहकीकी बसीरत, तहरीकी और तंजीमी वीडियोस फराहम करता है।
मज़ीद बसीरत हासिल करने के और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।